पेपर पैटर्न फिर से एक बार देखने वाले हैं। मोस्ट ऑफ आज के लेक्चर में मैं अच्छा सा और कुछ देना चाहती हूँ क्योंकि आपका नंबर बहुत अच्छे से आ जाए। लैंग्वेज में आप लोग अगर देखेंगे तो अपना 80 नंबर का पेपर है। आज सब्जेक्ट है हिंदी और 10th स्टैंडर्ड जो महाराष्ट्र बोर्ड है, जो आप लोग इस साल देने वाले हैं 2020-21 में जो आपकी अभी एग्जाम होने वाली है। उसमें मोस्ट ऑफ अगर देखा जाएगा तो इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेशन लिए थे, लेकिन फिर से एक बार अगर रिवीजन हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से नंबर प्राप्त हो जाएंगे और परसेंटेज भी आपका हाईली हो जाएगा। अगर आपने देखा रहेगा तो आज के विषय भी वही है जो हमने लास्ट टाइम भी लिया था कि हिंदी पेपर पैटर्न जो आपका 80 नंबर का पेपर आने वाला है वो किस टाइप से आने वाला है, इसके बारे में हम फिर से एक बार देखने वाले हैं, क्योंकि कई बच्चे ऑनलाइन रहते हैं, बीच में नहीं रहते हैं, तो इसके लिए फिर से ये सेशन शुरू कर दिया है। तो आप इसका फायदा ले लीजिए। और मैं चाहती हूँ कि कोरोना के कारण पेपर इस बार जरा भी हार्ड नहीं आने वाला है। मोस्ट ऑफ अगर हिंदी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप देखे जाएंगे तो मुझे लगता है 50% की आपकी पढ़ाई हो चुकी है, यानी कि 50 नंबर की आपकी पढ़ाई हो चुकी है। बिना पढ़े भी आप लोग 50 नंबर आसानी से ला सकते हैं। बच गए आपके 30 नंबर्स रहते हैं, वो पकड़ेंगे तो 80 नंबर का पेपर हो जाता है। उसमें डिफिकल्ट अगर देखा जाएगा तो 20 नंबर ही रहेगा, तो उसकी आपको खाली 20 नंबर की पढ़ाई करनी है। वो 20 नंबर की पढ़ाई करेंगे तो मैं चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ 80 में से 70 नंबर या 70 के ऊपर को मिल सकते हैं। ज्यादा कुछ हार्ड पेपर रहता नहीं है हिंदी का, क्योंकि आपकी वो मदर टंग है, मोस्ट ऑफ सारी बातें लिख सकते हो। तो अगर देखा जाएगा तो गद्य और पद्य विभाग की ही आपको पढ़ाई करनी है। बाकी का पूरक पठन का भी प्रश्न उत्तर आपको मैंने बता दिया था कि क्वेश्चन आंसर कैसे ढूंढने हैं। आज हम लोग भी गद्य विभाग में से जो ई दिया है, ई का हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने अ और ई कल शायद सर ने लिया है, तो उसमें आपको पता रहेगा कि ये 20 नंबर्स का जो प्रश्न आने वाला है उसमें किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद पूरक पठन हमने लिया था। व्याकरण और भाषा अभ्यास के भी कई टॉपिक हम लोगों ने लिए थे, और मैंने बता दिया है कि उपयोजित लेखन के हमारे टॉपिक नहीं हो गए हैं। तो मैं आज मुझे अगर गद्य विभाग का एक विभाग दिया है तो उस सेशन के साथ साथ में उपयोजित लेखन में भी से भी एक टॉपिक लेने वाली हूँ, क्योंकि ज्यादा नंबर का है, 26 नंबर का है उपयोजित लेखन, इसके लिए भी हम ज्यादा समय देने वाले हैं। अगर देखा जाएगा तो मैंने आपको बता दिया कि पहला और दूसरा विभाग ये आपको क्या करना है, 1 घंटे में कंप्लीट करना ही करना है। पूरक पठन का प्रश्न और जो चौथा विभाग दिया है उसको कम से कम 30 या 35 मिनट्स लगा देने हैं, ज्यादा समय देना नहीं है, क्योंकि वो कम नंबर का है और फटाफट हो जाएगा आपका। अगर व्याकरण मैथ्स की तरह अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा ग्रामर सेशन अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि 9th और 10th का पोर्शन सेम टू सेम है। तो 9th में बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो गई है, तो 9th का ग्रामर और 10th का ग्रामर सेम है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। खाली ग्रामर सेशन में आप रोज प्रैक्टिस करते रहना। मैंने लास्ट टाइम आपको इंडेक्स भी दिखाया था। जैसे कि मेरा गोरेगांव पहाड़ी जो बीएमसी का स्कूल है उस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, तो वहाँ का मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर किया था कि मेरे बच्चों ने किस प्रकार से प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये 14 नंबर का जो ग्रामर सेशन का आने वाला है उसका पूरा उन्होंने क्या किया है, फाइल में प्रोजेक्ट की तरह बना दिया है, और इंडेक्स में वो सारे टॉपिक मैंने आपको दिखाई दिए थे स्क्रीन शेयर करते हुए। वो सारे टॉपिक के उन्होंने क्या किए थे, 10-10, 15-15 सेंटेंस लिखे थे। इसके कारण क्या हो जाएगा, बोर्ड के एग्जाम के समय वो फटाफट रूल क्या है हर के, यानी कि जैसे कि अगर छंद देखा जाएगा, अलंकार देखा जाएगा, रूल अगर आपको पता है तो फटाफट आप उसके आंसर कर सकते हैं। और मुझे लगता है रूल में खाली लैंग्वेज चेंज है, नहीं तो हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में ग्रामर सेशन वही है, खाली लैंग्वेज चेंज होने के कारण अलग अलग शब्दों में उसे बोला जाता है। जैसे कि अगर पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार यानी कि शब्द की जातियां वही है, ये आप लोग 5वीं से पढ़ते आए हो, लेकिन मराठी में अगर शब्द की जाति बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच पता रहता है। यानी कि जो भी अलग अलग प्रकार से है, जैसे कि नाम बोला जाता है इसमें मराठी में, संज्ञा बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है नाउन। यानी कि शब्द खाली लैंग्वेज के हिसाब से ग्रामर सेशन में अलग है, लेकिन पैटर्न सबका रूल सभी के वही है। अगर वो भी आपको आप 14 नंबर का प्रश्न यानी कि विभाग 3 और 4 को कम से कम 30 या 40 मिनट देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और 5वां जो उपयोजित लेखन का है उसके लिए मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट में बता दिया था, कम से कम 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट इसको आपको देना है 5वें विभाग को। अगर आपको समय कम पड़ता है तो तुरंत भाषा अभ्यास या गद्य पद्य में से क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते तो तुरंत वो छोड़ देना और आगे आगे जाना। टाइम मैनेजमेंट से ही आपका 80 नंबर का पेपर कवर हो सकता है। लास्ट के जो 5वें जो प्रश्न है उपयोजित लेखन का, उसमें से आपको सब आ जाता है मोस्ट ऑफ, लेकिन आपका प्रॉब्लम यही रहता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला।
पेपर इतने जल्दी हो गया, कैसे पता ही नहीं चला, क्योंकि आप क्या करते हो, गद्य और पद्य विभाग में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, प्रश्न उत्तर ढूंढते ढूंढते आपको टाइम का पता नहीं चलता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना 80 नंबर के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और तभी आपका पेपर कवर हो सकता है। अगर आपको देखा जाएगा तो 80 नंबर का जो पेपर रहेगा उसमें से आपको जो 25% आपका सिलेबस कट हुआ है, वो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि पहली इकाई डिनर नाम का पाठ है, 7वां हिमा और 8वां प्रण, दूसरी इकाई में भी संध्या सुंदरी है, 5वां आतत्त घुमड़ जिज्ञासा और 10वां टॉलस्टाय के घर के दर्शन, यानी कि कुल मिलाकर ये 6 पाठ हैं वो आपके कैंसिल हो चुके हैं। उसके ऊपर की पढ़ाई जरा भी नहीं करनी है, खाली ग्रामर सेशन या भाषा बिंदु में अगर उपयोजित लेखन के कोई टॉपिक दिए होंगे, जैसे कि लेटर राइटिंग है, कथा लेखन है, वो सारे टॉपिक आपको करने हैं, या ग्रामर सेशन का कुछ अगर उस इन पाठों में दिया है तो वही आपको करना है, बाकी का कुछ भी इस पाठ से रिलेटेड आपको पढ़ाई नहीं करनी है। तो ये भी एक आपको अच्छा मौका है कि कम पढ़ाई करने के लिए इस बार मिल गया है, और इसका आप फायदा जरूर उठाना है आपको, और उसके लिए क्या करना है, अच्छे से नंबर प्राप्त करने हैं। अगर बोर्ड का आराखड़ा हम लोग देखेंगे, यानी कि प्रारूप देखा जाएगा, तो 80 नंबर का पेपर में आपको प्रारूप आज दिखाने के लिए मेरे पास जो पहला प्रश्न आपको 80 नंबर के पेपर में आने वाला है, गद्य के ऊपर 20 नंबर्स का जो गद्य विभाग है, उसमें से पहला प्रश्न रहेगा, आपको 2 पैराग्राफ दिए रहेंगे, यानी कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा है कि गद्य विभाग जो है 20 नंबर्स का है, और उसमें डिवाइडेशन कैसे किया जाता है 7 नंबर की। पहला रहेगा जो पठित गद्य रहेगा, आया समझ में, इसके लिए 7 नंबर रहेंगे, और दूसरा भी 7 नंबर का प्रश्न रहेगा, वो भी ये रहेगा, यानी कि अ और आ ऐसे प्रश्न रहेंगे 7-7 नंबर के। और तीसरा जो पैराग्राफ रहेगा ई में रहेगा 6 नंबर का प्रश्न, और उसको आज हम लोग करने वाले हैं। अपठित गद्यांश म्हणजे मैंने इसका अर्थ आपको सबसे पहले ही बता दिया कि अपठित यानी कि आपने ये पैराग्राफ कभी भी पढ़ा नहीं रहेगा, आप सीधे परीक्षा के वहां जाओगे तो पहली बार वो पैराग्राफ पढ़ोगे, यानी कि आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि अनसीन पैसेज है। अपठित मतलब क्या, पहले पढ़ाया नहीं पैराग्राफ, ये बात समझ लेना है। और जो आपको और आगे जो पैराग्राफ आने वाले हैं वो सारे क्या रहेंगे, आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड रहेंगे, जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उसमें में से पैराग्राफ रहेगा, और उसी में से कृति आपको करनी रहेगी। खाली ये कृति आपको करने के लिए पहली बार रहेगी, और आप पहली बार ये पैराग्राफ पढ़ोगे। तो अपठित में आपको 6 नंबर के लिए प्रश्न आने वाले हैं, उसमें आप क्या करोगे, अगर देखा जाए तो 7 और 7 यानी कि 16 नंबर, 7 और 7 14 नंबर का 2 पैराग्राफ सबसे पहले रहेंगे अ और आ में। उसके बाद ई जो रहता है वो 6 नंबर का रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 20 नंबर्स का ये प्रश्न है। तो अगर इसमें देखेंगे तो खाली 2 और 2 यानी कि 2 कृतियां ऐसी रहेगी कि संजय पूर्ण कर दीजिए, नहीं तो कृति दी जाएगी, उसमें से आधे आधे नंबर के लिए 4 बॉक्स रहेंगे, और उसके लिए आपको 4 ब्रैकेट में उत्तर लिखने रहेंगे। वो किस टाइप के रहेंगे वो मैं आपको बाद में स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ। आज सोमवार के लिए आपको क्या करना है, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, ये भी हमने लास्ट टाइम भी देखा था, एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये 2 नंबर की जो कृति आने वाली है पहला और दूसरे प्रश्न के, उसमें कौन से प्रश्न आ सकते हैं, देखिए संजय पूर्ण कर दीजिए, चौखट पूर्ण कीजिए, रिश्ते पहचानिए, यानी कि इस टाइप के कम से कम 15-16 टाइप के आपको प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि वाक्य पूर्ण कीजिए, वाक्य पूर्ण कीजिए, तुलना कीजिए, विषय संबंधी कल्पना कल्प वृक्ष बनाइए, यानी कि जिस प्रकार अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट का ही डायग्राम आपको निकालना है, अगर सर्कल दिया है तो सर्कल का ही डायग्राम निकालना है, और उसी टाइप से आपको कृति करनी है। अगर एग्जामिनर को आपको जरा भी परेशान नहीं करना है कि पहला अगर आप लोगों ने ब्रैकेट वाइज कर दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर चौकोन दिया है तो चौकोन ही बनाना पड़ेगा, सर्कल दिया है आकृति में डायग्राम सर्कल ही बनाना पड़ेगा। अपने मन से उसमें चेंज करोगे तो जो भी एग्जामिनर रहेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे बता दिया है उसी टाइप से आपको उत्तर उसके उसी ब्रैकेट में आपको लिख देने हैं। अगर देखा जाएगा तो आपका जो पैराग्राफ रहेगा यानी कि अपठित, यानी कि इस टाइप के प्रश्न रहेंगे, प्रश्न क्रमांक आ ये 2 होने के बाद ई आ जाता है, तो आपको जो आंसर सीट रहेगा उस आंसर सीट में आप क्या करोगे, प्रश्न क्रमांक 1 लिखोगे, अ के बाद आ लिखोगे, आ के बाद ई स्टार्ट करोगे, ई कंप्लीट होने के बाद पेज चेंज करके आपको दूसरे इसमें उत्तर पेपर जो भी रहेगा उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 डालकर नए पेज पर स्टार्ट करना है, ना कि एक प्रश्न हो गया तो उसके नीचे ही दूसरा स्टार्ट करोगे। मेन जो प्रश्न रहते हैं 1 2 3 4 यानी कि विभाग जैसे चेंज हो जाता है आपका पेज चेंज होना जरूरी है। मोस्ट ऑफ आपके टीचर ने आपको जरूर बताया होगा
किस टाइप से आप पेपर कंप्लीट करोगे। अगर नहीं नहीं हुआ होगा तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि आपको विभाग जैसे चेंज हो जाता है, आपका पेज भी चेंज होना चाहिए, बीच में ही स्टार्ट उसके उत्तर लिखने के लिए नहीं करना है, ताकि आपका पेपर साफ सुथरा लगे, तुरंत एग्जामिनर को पता चले कि विभाग एक में से पहला प्रश्न लिया है। उसके बाद अगर उसके अंदर आ ई इस टाइप से ऑप्शन रहेंगे तो वो भी आपको डालना जरूरी है। हम लोग अगर आज ये देखने वाले हैं कि गद्य विभाग में से जो ई प्रश्न आने वाला है वो इस टाइप का रहेगा आपके 80 नंबर के पेपर में। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। मैंने बता दिया है कि अपठित गद्यांश है, यानी कि हम आप लोगों ने ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करोगे, पेपर मिलने के बाद तुरंत आपको रैपिड रीडिंग करने के लिए, अगर 11 o'clock आपका पेपर है तो मुझे लगता है 10:30 को ही आपको अंदर लिया जाता है। 10:30 को अंदर लेने के बाद आपका हॉल टिकट चेक किया जाएगा, बाद में आपका साइन भी लिया जाएगा, और उसके बाद आपको आंसर शीट दी जाएगी। तो आप क्या करना है, तुरंत उस पर आंसर शीट पर फटाफट पेंसिल से लाइन खींचनी है, आपका रोल नंबर और ये सब लिखना है। और वो लिखकर होने के बाद जब 11 o'clock को 10 मिनट्स रहते हैं, जैसे कि 10:50 को आपको हाथ में रीडिंग करने के लिए कर दिया जाता है, तो आप क्या करना है, सबसे पहले फटाफट पूरा पेपर पढ़ना है। पूरा पेपर पढ़कर ऊपर ऊपर ऐसे देखना है, निबंध कौन सा है, पत्र कौन सा है, ये क्या है, ऐसे खाली ऊपर ऊपर देखना है। वो देखकर होने के बाद एक एक पैराग्राफ पढ़ना है, और पेंसिल से निशान जरा भी मारना नहीं। पूरे तीनों के तीनों पैराग्राफ आपके पढ़कर हो जाएंगे, क्योंकि 10 मिनट का आपके पास समय है। और जैसे ही आपको स्टार्ट बताया जाएगा 11 o'clock, वैसे ही आप क्या करोगे, पेपर लिखना स्टार्ट करोगे। तो आप क्या करना है, धीरे धीरे से ये पैराग्राफ पहले पढ़ने हैं। तो पैराग्राफ पढ़ते समय पहले प्रश्न क्या दिया है, वो प्रश्न के ऊपर थोड़ी नजर घुमाना और पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करना। कई लोगों को आदत रहती है कि प्रश्न देखना और एक लाइन पढ़ना, प्रश्न देखना और एक लाइन देखना, ऐसे जो बिल्कुल करना नहीं। आप फटाफट वो क्वेश्चन पहले देख लो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लो, और पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको आकलन रहेगा कि इस पैराग्राफ में क्या दिया है, और आप एग्जैक्टली उत्तर ढूंढ सकते हैं। अगर देखेंगे तो एक ही जगह पर सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। अगर 4 बॉक्स दिए हैं तो 4 बॉक्स अलग अलग लाइन में भी हो सकते हैं, लेकिन आपको आदत क्या रहती है, एक के बाजू में एक है क्या, दूसरा भी वहां पर ये है क्या, ऐसे नहीं हो सकता है। क्वेश्चन का टाइप अलग भी हो सकता है। तो आपको उत्तर ढूंढने के लिए पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और बाद में ही उत्तर ढूंढ लेने हैं। ये पैराग्राफ का थोड़ा मैं पठन कर देती हूँ, और दूसरा पैराग्राफ में गृह कार्य के लिए आपको दे देती हूँ। अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो देखिए, एक पैराग्राफ अच्छे से दिया है, और पैराग्राफ बहुत आसान रहता है, इतना कुछ हार्ड रहता नहीं है। उत्तर की कृतियां करने के लिए 6 नंबर एकदम आसानी से आपको मिलेंगे। एक बार मुझे मुझे लगता है कि आप जो पढ़कर गए हो पाठ, उसमें से गद्य में से आप एक बार नहीं कर पाओगे, लेकिन अपठित जो पैराग्राफ रहता है उससे आसानी से आप कर सकते हो। ये देखो, ये पैराग्राफ कैसे दिया है, विज्ञापन का इतिहास पूंजीवादी से ही शुरू होता है। जो जो पूंजीवादी परवान पर चढ़ता गया, तो विज्ञापन का स्वरूप भी अपना रंग बदलता गया। आज का विज्ञापन होर्डिंग, भित्त चित्र, मुद्रण, रेडियो, दूरदर्शन आदि से सफर करते हुए इंटरनेट तक आ पहुंचा है। औद्योगिक क्रांति से लेकर वर्तमान सूचना क्रांति तक इसकी भूमिका निर्णायक रही है। इतिहास साक्षी है कि किसी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक उत्थान पतन में विज्ञापन अस्त्र की तरह प्रयुक्त होता रहा है। आज एक तरफ प्रतियोगिता से समृद्ध उद्योग को बढ़ावा देने में विज्ञापन स्वयं एक प्रतियोगितापूर्ण उद्योग बनता रहा है, और इस पर जिस अनुपात में धनों का पानी की तरह बहाया जा रहा है, उसी अनुपात में वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, विश्व की पूंजी कुछ ही हाथों में सिमटता जा रहा है। उच्च मध्यम वर्गों की छलांग लगाने की कवायद भी बढ़ रही है, और निम्न मध्य वर्ग के पांव तले की जमीन निरंतर खिसकती जा रही है। निर्धन मजदूरों की स्थिति का तो कहना ही नहीं है। इस टाइप का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, कम से कम 15-20 लाइन का ही छोटा सा पैराग्राफ रहता है। वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, ना कि रैपिड रीडिंग करना है। आकलन से एकदम धीरे से पढ़ना है, आपको उसका समझ लेना है। अगर इसके ऊपर अगर प्रश्न दिखाई दिया जाएगा, यानी कि प्रश्न अगर आएगा, तो प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि विज्ञान के माध्यम बताइए, और 4 आपको उसके माध्यम बताने हैं। यानी कि विज्ञान का जो उपयोग किया जाता है, उसके माध्यम अलग अलग प्रकार से है विज्ञापन के। उसके लिए आपको ये बता देना है कि उसके माध्यम कौन से है। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग करने के लिए किस किस साधनों का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा। और आपको 4 ब्रैकेट रखे जाएंगे, तो 4 ब्रैकेट में आप यहाँ पर ही सीधे आपको उत्तर दिखाई दे रहा है कि आज का विज्ञापन होर्डिंग, भित्त चित्र मुद्रण, रेडियो, दर्शन आदि से सफर करते हुए इंटरनेट तक
आ पहुंचा है, यानी कि आपको खाली 4 ब्रैकेट में 4 शब्द डालने हैं और आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएंगे। होर्डिंग एक ब्रैकेट में लिखोगे, दूसरे में लिखोगे भित्ति, तीसरे में लिखोगे चित्र मुद्रण और चौथे में लिखोगे रेडियो। दूरदर्शन लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको 4 ही ब्रैकेट दिए हैं, तो 4 ब्रैकेट में 4 शब्द आप लिखेंगे तो आपका उत्तर आसानी से आपको 2 नंबर दे सकता है, यानी कि सामने ही प्रश्न है और उत्तर भी तुरंत आपको मिल सकता है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि इन क्षेत्रों के उत्थान पतन में विज्ञापन अस्त्र की तरह प्रयुक्त रहा है, यानी कि विज्ञान किस तरह अस्त्र की तरह कब उत्थान पतन में हो रहा है, यानी कि किस बात में उत्थान पतन हो रहे, किस बात में चेंजेस हो रहे हैं, ये आपको 4 ब्रैकेट में लिखना है। विज्ञापन के बारे विज्ञापन अगर करने के कारण किसके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ जाता है, तो यहाँ पर सीधे उत्तर दिया है कि उत्थान पतन, यहाँ पर शब्द भी ऑलरेडी दिया है, तो उसके नजदीकी उत्तर रहेगा। इतना भी अब कई शब्द वैसे के वैसे उठाकर दिए जाते हैं उस प्रश्न के उत्तर में। अब यहाँ पर देखिए सीधा उत्तर आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। इतिहास साक्षी है कि किसी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व संस्कृति उत्थान पतन में विज्ञापन अस्त्र की तरह प्रयुक्त होता रहा है। ये पूरे ब्रैकेट में सेंटेंस है, लेकिन आपको ऐसे के ऐसे उठाकर नहीं लिखना है, आपको एग्जैक्टली एक एक वर्ड निकाल कर लिखना है। तो पहले ब्रैकेट में लिखोगे आर्थिक, दूसरे में लिखोगे सामाजिक, तीसरे में लिखोगे राजनीतिक और चौथे ब्रैकेट में लिखोगे सांस्कृतिक उत्थान पतन। यानी कि यहाँ पर अगर फेंट मेरी थोड़ी स्क्रीन हो गई है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए विज्ञापन के माध्यम, यहाँ पर 4 ब्रैकेट में 4 दिया है। उसके बाद अगर दूसरा प्रश्न दिखाई दिया, दूसरा प्रश्न आप ऐसे पूछा जाएगा और सामने एरो किए जाएंगे। जैसे डायग्राम है वैसे ही सेम डायग्राम करना है आपको, उसमें जरा भी चेंजेस नहीं करने हैं, ना कि सर्कल देना है, ना कि स्क्वायर देना है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। ये दो नंबर के यानी कि 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। और मैंने बता दिया है कि सोमत के लिए एक आपको प्रश्न आने वाला है। तो सोमत के लिए अगर प्रश्न देखा जाएगा तो विज्ञान के महत्व के बारे में प्रश्न आ जाएगा। तो विज्ञान का महत्व में आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर दीजिए। इस प्रकार से अगर प्रश्न आ गया तो आप क्या लिखोगे, तो ये पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो पैराग्राफ से रिलेटेड जब रहता है तो उसमें से भी थोड़े बहुत आप सेंटेंस ले लेंगे, उठाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि प्रश्न उसी टाइप का है। तो प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि विज्ञापन का अपने जीवन में क्या महत्व है, यानी कि वर्तमान युग में विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजिंग क्या अपने ऊपर क्या महत्व रखता है। तो इसका उत्तर इसी टाइप से लिखोगे, वर्तमान युग स्पर्धा का है और विज्ञापन इस युग का महत्वपूर्ण अंग है। विज्ञापन ही पर ही उत्पादन की बिक्री का आंकड़ा निर्भर करता है। और आज सूचना प्रौद्योगिकी में के युग में अंतरजाल यानी कि इंटरनेट एवं भ्रमण ध्वनि क्रांति के काल में विज्ञापन का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। विज्ञापन किसी वस्तु, समारोह, शिविर आदि के बारे में पूरी जानकारी आसानी तक पहुंचा जाती है। लोगों के मन में रुचि निर्माण करना ध्यान विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य रहता है। जैसे कि आप लोगों को बताया जाता है कि आप विज्ञापन इतना अट्रैक्टिव बना लो कि वो देखने के बाद सबका मन होना चाहिए कि ऐसे में चीज खरीद लो। यानी कि विज्ञापन मतलब क्या है, टीवी पर आप इतने सारे सुंदर ऐड देखते हो, वो ऐड देखने के बाद अगर साबुन का ऐड है तो आप सच में चाहते हो कि सच में इस साबुन से मैं गोरा हो जाऊंगा, इस साबुन से मैं फ्रेश हो जाऊंगा, तो सच में मुझे वो खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐड उसी टाइप की बनाई जाती है। अगर ऐड उसी टाइप की नहीं बनाई जाएगी तो उसका प्रोडक्शन नहीं बेचा जाएगा। तो एडवर्टाइजिंग करना भी वर्तमान युग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी तो उनकी चीजें जो भी है उनका क्या हो जाएगा, खरीदा जाएगा और ग्राहक उनके उनके बन जाएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर कम से कम आपको 10 लाइन में सोमत का उत्तर देना है, तभी आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। और मोस्ट ऑफ ये बच्चे प्रश्न करते नहीं है, लेकिन सोमत में आपको किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना चाहिए कि इसका उत्तर सही आएगा गलत आएगा। इस प्रकार से आपके मन में जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम में मैंने बता दिए थे, कम से कम 10 प्रश्न मैंने सोमत के दिए थे। आप उसी टाइप से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सोमत के नंबर जरूर मिलेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि सोमत यानी कि क्या रहता है, छोटा सा निबंध समझकर उस प्रश्न का उत्तर अगर करोगे तो आपको जरूर 8 नंबर या 10 नंबर मिलेंगे। 8 या 10 लाइन का अगर प्रश्न का उत्तर लिखोगे तो जरूर आपको 2 नंबर आसानी से एग्जामिनर दे देंगे। मैं चाहती हूँ कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, और इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी सोमत के प्रश्नों की। मैं आपको बाद में भी स्क्रीन शेयर करती हूँ कि 10 प्रश्न मैंने लास्ट टाइम कौन सी स्क्रीन शेयर की थी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो आप जरूर ले लेना है। इस पैराग्राफ का भी मैं चाहती हूँ कि ये पैराग्राफ हम नहीं करेंगे, ये पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट लो और घर में होमवर्क की तरह आप ये अगर करेंगे तो आपको जरूर इसका फायदा हो जाएगा। गद्य विभाग का ही हमने एक पैराग्राफ अभी कर लिया था, इसी टाइप से ये दूसरा भी। अब इसका भी उत्तर अगर करना चाहते हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर इस पैराग्राफ के भी प्रश्न नीचे दिए हैं और प्रश्नों के आप उत्तर
कर सकते हो। यहाँ पर मैंने प्रश्नों के उत्तर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आगे हम लोग विभाग 5 में से प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। अगर सोमत में प्रश्न अगर आपको देखना रहेगा तो 8 से 10 वाक्य में इस प्रकार से प्रश्न सोमत के लिए आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु प्राणियों के लिए जीवनदायी है, इस विषय पर आप अपने विचार लिखिए। दूसरा प्रश्न है संगीत के प्रभाव के बारे में अपने विचार लिखिए, यानी कि सोमत के लिए इसी टाइप के प्रश्न आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न दिया है फटे पुरानी वस्त्रों में लिपटे गरीब आदमियों को छेड़ना या पत्थर फेंकना क्या उचित है, इस विषय पर आप अपने विचार दीजिए। तो आपको मोस्ट ऑफ पॉजिटिवली उसका उत्तर लिखना है, और आपको जो भी है वो अच्छी सी बात रखनी है, और आपका स्टैंडर्ड अभी 10th में है तो उस टाइप से हाईली आपकी लैंग्वेज भी होना बहुत जरूरी है। आप किस प्रकार से गरीब लोगों को मदद करोगे, इसके बारे में इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको ध्यान देना होगा। इसका भी हम लोगों ने विस्तारित रूप से लास्ट टाइम के लेक्चर में किया था। भविष्यवाणियों तथा भविष्य वक्ता के बारे में आप अपने विचार लिखिए, यानी कि जो भी आपका भविष्य बता देते फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में आपके विचार क्या है, यानी कि आपको आसानी से, आप जैसे कि अगर साइंस का पेपर में ऐसे बहुत सारे प्रश्न अलग अलग टाइप के आते हैं तो आप बहुत नए नए शोध लगा देते हो, तो आपने तो आपके लिए तो ये सुनहरा मौका है आपको आपके विचार रखने के लिए। अगर देखा जाएगा तो किताब में से रटकर आपको प्रश्न के उत्तर लिखने की आदत नहीं है अभी, तो आपके मन से उत्तर लिखना है। आपको जरा भी बिना डरे क्या करना है, इस टाइप के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। मैं चाहती हूँ ये जो भी 10 प्रश्न है इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लेना और आपकी नोटबुक में आप करना। बिना प्रैक्टिस के नंबर आपको मिलेंगे नहीं, खाली लेक्चर देखेंगे तो हमारी पढ़ाई हो गई, ये बात आपके दिमाग से निकाल दीजिए। और मोस्ट ऑफ जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो टाइम लगाकर पढ़ाई करना। जैसे कि अगर विभाग 5 आप करना चाहते हो, अगर आपने नया क्वेश्चन बैंक लिया होगा या 21 आपके पास रहेगा, तो विभाग 5 करना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट लगाकर 1 घंटे में आपकी जितनी भी कृतियां हैं, कम से कम मुझे लगता है विभाग 5 में आपको 4 कृतियां करनी है। पत्र लेखन कंपलसरी करना है, गद्य आकलन कंपलसरी करना है, उसके बाद कथा लेखन लिखना है या विज्ञापन करना है, और निबंध लिखना है। ये 5 कृतियां करनी है। 1 घंटा 10 मिनट में 5 की 5 कृतियां आपकी होनी ही चाहिए। जितना प्रैक्टिस उतने नंबर अच्छे मिलेंगे। जी प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझे ये सब आता है, मुझे कहानी लिखने आ जाती है, मुझे विज्ञापन आता है, लेकिन लिखोगे एक भी नहीं तो आपको जरूर नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी होगा नहीं। अगर आप सक्सेस अच्छा चाहते हो, परसेंट अच्छा लाना चाहते हो, तो आपको ये अच्छा मौका मिलेगा। इस बार पेपर बहुत आसानी से आने वाला है, कितनी बार हम लोगों ने बता दिया, लेकिन बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं। अगर रचना विभाग आज हम लोग पत्र लेखन करने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा रचना विभाग के बारे में बता देती हूँ, वो कि क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं। हम लोग तो आज पत्र लेखन एक ही टॉपिक देखने वाले हैं। नेक्स्ट मेरा जब लेक्चर रहेगा तो उसके बाद के जो टॉपिक रहेंगे गद्य आकलन जैसे है, विज्ञापन है, कथा लेखन है, इसमें से हम लोग आगे के टॉपिक करेंगे। लेकिन आज रचना विभाग में से मैं ये लेना चाहती हूँ कि पत्र लेखन का एक टॉपिक अच्छे से लेना चाहती हूँ। अगर रचना विभाग देखा जाएगा तो 26 नंबर का है, और उसमें बाइफर्केशन कैसे किया है अंकों का अगर देखेंगे तो पत्र लेखन आने वाला है। आपको उसमें से अनौपचारिक और औपचारिक ये 2 पत्र रहेंगे। आप जो चाहेंगे उसमें से एक आपको लिखना ही लिखना है, तो ये प्रश्न कंपलसरी है। ये 5 नंबर का प्रश्न दिया है, तो आपको एक पत्र लेखन लिखेंगे तो आपको जरूर 5 में से 5 नंबर 4 नंबर आपको जरूर मिल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है गद्य आकलन का है। गद्य आकलन एकदम आसान प्रश्न रहता है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उस गद्य आकलन में क्या क्या आने वाला है। खाली नंबर याद में रखिए, 4 अंक का प्रश्न रहेगा। उसके बाद विभाग 5 में से जो 5वां प्रश्न रहेगा उसमें से आ में से कुल मिलाकर 3 कृतियां रहेगी। 3 कृतियों में आपको केवल 2 कृति करनी है, तो आपको चॉइस यहाँ पर मिलता है वृत्तांत लेखन अथवा कथा लेखन। इन दोनों में से, अथवा मतलब और है, इन दोनों में से एक कृति आपको करनी है, उसके लिए 5 नंबर दिए हैं। और विज्ञापन लेखन यहाँ पर कंपलसरी दिया है, उसको कुछ भी विकल्प है ही नहीं, तो आपको वो कंपलसरी लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार आप इंस्ट्रक्शन पहले एक बार आपके दिमाग में आ गए तो लैंग्वेज का पेपर आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और 5वें विभाग में से ई जो लास्ट प्रश्न है वो निबंध लेखन है, जो कि ज्यादा नंबर का है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, और उसके लिए आपको ज्यादा टाइम देना है। कम से कम 7 नंबर के प्रश्न के लिए मुझे लगता है फुल स्केप के 2 पेज आपको आंसर लिखना है, यानी कि 2 पेज भरे इतना निबंध लिखना है। निबंध लिखते समय आप क्या गलती करते हो, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हो, ई लिखते हो, और कौन सा निबंध है उसका नंबर भी नहीं डालते हो, निबंध का नाम भी नहीं लिखते हो, सीधे निबंध लिखना स्टार्ट करते हो। ऐसी गलती कदापि नहीं करनी है। बिना नाम के ये लिखना ही नहीं है आपको निबंध। नाम लिखो, क्वेश्चन नंबर डालो, जो भी ई में से पहला निबंध लिख रहे, दूसरा लिख रहे, आपको 3 निबंध दिए जाएंगे। 3 में से जो भी नंबर रहेगा आप जो चाहते हो निबंध लिख सकते हो। और 7 नंबर का प्रश्न है तो मुझे कम से कम
5 या 6 पैराग्राफ में आपको क्या करना है, उसका उत्तर करना है। इसीलिए आप क्या करोगे कि लिखते समय कम से कम 2 पेज का आंसर आपका होना जरूरी है। आज अगर हम लोग देखेंगे तो मैं चाहती हूँ कि पत्र लेखन में से जो 2 प्रकार दिए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ये पत्र लेखन के प्रकार हम लोग आज देखने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको याद में रहेगा कि अनौपचारिक लेटर लिखते समय आपको किस प्रकार से प्रारूप याद में रख देना है। तो अनौपचारिक लेटर में अगर देखा जाएगा तो इस प्रकार से प्रारूप अपना अगर दिमाग में बैठाओगे तो तीनों लैंग्वेज में एक ही पैटर्न है। खाली भाषाएं लैंग्वेज मैंने बता दिया कि वो अलग है, लेकिन तीनों लैंग्वेज हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज का यही पैटर्न है। आपका जो रेड लाइन का समास रहेगा उस समास के बाजू में ही ये सारी बातें आनी चाहिए। ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि ये पैराग्राफ का ये पैटर्न अभी चेंज हो गया है लेटर राइटिंग का। तो सबसे पहले अनौपचारिक लेटर लिखते समय, अनौपचारिक मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अनौपचारिक लेटर मतलब आप अपने घर वालों को पत्र लिखते हैं, जैसे कि आप अपने भाई को पत्र लिखते हो, बहन को पत्र लिखते हो, दोस्त को पत्र लिखते हो, माताजी, पिताजी, जो अपने रिलेशन में रहते हैं उन लोगों को जो पत्र लिखा जाता है उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ये बात पहले दिमाग में रख दीजिए, अनौपचारिक किसे कहते हैं और औपचारिक किसे कहते हैं। ये अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो इसका प्रारूप आप आंख बंद करके भी कर सकते हो। हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में यही पैटर्न है। आपको सबसे पहले क्या करना है, दिनांक लिख देनी है, उसके बाद संबोधन लिख देना है और अभिवादन करना है। जैसे कि अगर पिताजी को पत्र लिखना है तो संबोधन मतलब क्या करोगे, पूज्य पिताजी ऐसे लिखोगे, और अभिवादन में क्या लिखोगे, सादर प्रणाम। अगर दोस्त को लिखना है तो प्रिय मित्र या प्रिय दोस्त, यहाँ पर लिखोगे अनेक आशीष। आए समझ में। अभिवादन मतलब क्या करना है, प्रिय मित्र का नाम भी लिखोगे, हाँ, संबोधन में प्रिय मित्र रोहन ऐसे लिखोगे, अनेक आशीष। और रोहन नीचे अभिवादन में कभी लिखना नहीं, प्रिय मित्र उसके बाद ही उसका, या प्रिय दोस्त उसके बाद ही उसका नाम लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, अभिवादन में अनेक आशीष, इस प्रकार से आप लिखोगे। और बाद में जो प्रारंभ दिया है, प्रारंभ मतलब क्या करोगे, थोड़ी सी प्रस्तावना लिखोगे कि हाँ तुम्हारा आज ही पत्र मिला, बढ़कर बहुत खुशी हो गई, यानी कि जिस टाइप से क्वेश्चन रहेगा उस टाइप से थोड़ा आप प्रारंभ करोगे, स्टार्ट करोगे। और विषय विवेचन में जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, जो रीजन है, अगर जन्मदिन की बधाई है तो उसके बारे में यहाँ से स्टार्ट करोगे दूसरे पैराग्राफ से। और ये सारे नीचे, यानी कि जैसे कि मैंने बता दिया, रेड लाइन के बाजू में ही ये सारी बातें होना जरूरी है। दिनांक, संबोधन, अभिवादन, ये होने के बाद एक लाइन छोड़ो और बाद में सीधे पत्र लिखना स्टार्ट करो। 2 उंगलियों का डिस्टेंस छोड़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपका जो समास है रेड लाइन का, वहां से आप उत्तर उसका लिखना स्टार्ट करोगे। पत्र पूरा कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा, तुम्हारी, यानी कि अगर बहन है तो तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, इस टाइप से पत्र लिखोगे। अगर दोस्त को लिखना है तो तुम्हारा दोस्त, ऐसे लिखकर आप पत्र लिखोगे। पिताजी को लिख रहे तो तुम्हारी पुत्री, तुम्हारा पुत्र, ऐसे चेंज करना रहेगा खाली आपको नीचे जब घरेलू लेटर लिखोगे तब। और यहाँ पर आप क्या करोगे, ऐसे कल्पना करनी है कि आप लोग अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं और उसी टाइप से आपको पत्र लिखना रहेगा। तो इसीलिए नाम और पता, ये शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान से सुनो, सीधे नाम लिख देना, यानी कि रोहन यादव ऐसे लिखेंगे तो वो पता चलता है इन्हें नाम और ये पता, ये शब्द जरा भी लिखना नहीं, सीधे उत्तर में नाम लिख देना है। और पता में जो भी एड्रेस रहेगा, एक लाइन का तो एड्रेस रहेगा नहीं, कम से कम 2 या 3 लाइन का एड्रेस लिख देना है, रूम नंबर लिख देना है, कौन सा नगर है। अपने मन से भी लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ आपको पत्र में दिया जाएगा वही आपको एड्रेस लिखना रहेगा। अगर ईमेल आईडी नहीं दिया रहेगा तो जिसके लिए आप नाम लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी आपको बनाना है और ये कंपलसरी है। और ईमेल आईडी यहाँ पर आप लिखोगे। ये अनौपचारिक लेटर का ये प्रारूप है और इस टाइप से आपको याद में याद में रखना है कि अनौपचारिक लेटर किस टाइप से आने वाला है। तो अनौपचारिक लेटर में अगर आप देखे जाएंगे तो इस टाइप से प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, देखिए स्क्रीन पर इस टाइप का प्रश्न बोर्ड में आ जाएगा। तो आपको तय करना है कि मैं कौन सा लेटर लिखूं। तो यहाँ पर देखो, नयन नैना देसाई 101 गणेश कॉलोनी औरंगाबाद से विद्या सदन छात्रावास पुणे में रहने वाले अपनी छोटी बहन में प्रशंसनीय सफलता प्राप्त होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करती हुई पत्र लिखती है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। आंसर करते समय आप पूरा क्वेश्चन पहले से पढ़ लेना है और से के पहले का देखना, से कहाँ पर है या को लिखा है वो पहले देख लेना। अगर से के पहले का जो भी एड्रेस रहेगा वो पूरा आपका खुद का है। जो पत्र लिख रहा है वो खुद समझेगा कि मैं नयन देसाई हूँ, लड़के समझेंगे, और नैना देसाई लड़कियां समझेंगी, और उसी टाइप से आप सेंटेंस
करते रहोगे। और ये पूरा एड्रेस आपका है ऐसे कल्पना करना, कोई देखने आता नहीं, सच में मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं ऐसे कैसे एड्रेस लिखूं, ऐसी बात आपके मन में नहीं आनी चाहिए। आपको क्या करना है, इस टाइप से क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है और से के पहले का एड्रेस आपका खुद का है, ऐसे समझना है और पत्र लिखना स्टार्ट करना है। एड्रेस में जरा भी चेंज नहीं करोगे, जितना दिया है वही लिखना पड़ेगा, अपने मन से उसमें कुछ भी नहीं जोड़ोगे। खाली आपको क्या लिखना है, अपने मन से ईमेल आईडी डालना है, ये बात ध्यान में रखिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि अनौपचारिक लेटर में इस टाइप का प्रारूप दिया जाएगा। दिनांक लिखना है आपको, जैसे कि मंथ का नाम लिख देना है, 12 अगस्त है तो 2018 अगस्त यहाँ पर लिखोगे। तो ये सब मराठी में अगर लिखना है तो अगस्त, यानी कि एक एक महीने का अच्छे से ये करके रखो, यानी कि पत्र किस टाइप से आया है उस टाइप पर ये डेट डिपेंड रहती है, उसी दिन की डेट डालनी है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आगे पीछे के आप डेट डाल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ 2018 की जगह आप लोग 2020 या 21 डालेंगे तो और बेटर होगा। उसके बाद क्या करना है, प्रिय छोटी बहन सुरेखा, मैंने बता दिया कि प्रिय छोटी बहन और नीचे सुरेखा नहीं लिखना है, आगे लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा देना है। उसके बाद आशीर्वाद लिख देना है और पूरा डंडा देना है, यानी कि अभिवादन आपने किया है। और उसके बाद सीधे रेड लाइन के जो समास है उसके बाजू में बिना पैराग्राफ किए हुए आपको ऐसे पेपर पत्र का प्रारूप लिखना स्टार्ट करना है। और जब पैराग्राफ आपको दूसरा चेंज करना रहता है तो आप क्या करोगे, पहला जो पैराग्राफ रहता है वो दूसरी लाइन का खत्म बीच में ही करोगे। यहाँ भी कर सकते हो, उसके आगे भी थोड़ा कर सकते हो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ से इसका पैराग्राफ कंप्लीट एक हो गया है और दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है। आपको बीच में लाइन छोड़ना नहीं है, ना कि आपको 2 उंगलियों का डिस्टेंस रख के पैराग्राफ दिखाना है। तो एग्जामिनर को पता चले, इसीलिए आप जो पहला पैराग्राफ कंप्लीट करोगे उस पैराग्राफ की आधी लाइन में ही आपको वो लाइन कंप्लीट करनी है और फिर दूसरा पैराग्राफ आप स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर देखिए, पत्र लिखते समय अभिनंदन वाला पत्र लिखना है। अपनी छोटी बहन है, उसने प्रशंसनीय सफलता प्राप्त कर ली है, इसलिए उसका अभिनंदन करना है, उसका कॉन्ग्रेचुलेशन देना है। इसके लिए पत्र में देखो, तुम्हारे पत्र से मालूम हुआ कि तुमने इस वर्ष की छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रशंसनीय सफलता प्राप्त की है। मैं इस सफलता के लिए बहुत कामनाएं रखता हूँ। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर एक पैराग्राफ खत्म हो गया। दूसरा पैराग्राफ मैंने बता दिया कि प्रस्तावना यहाँ से जो भी पैराग्राफ क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ पर होना चाहिए। प्रिय सुरेख, छात्रावास में रहने का एक लाभ तो तुमने दिखा लिया है। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी अनुशासन का पालन करते हैं, समय पर करते हैं, समय से उठना, समय से पढ़ना तथा समय से सो जाना। मेरी इच्छा है कि तुम इसी प्रकार अपने जीवन में सफलता प्राप्त करती रहो। मैं करती रहो और मैं तुम्हें अभिनंदन पत्र भेजती रहूं। अपनी सहेलियों को भी प्यार और आशीर्वाद कहना। तुम्हारी बड़ी बहन, यानी कि ये पूरा कंप्लीट होने के बाद लास्ट में क्या लिखोगे, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारा छोटा भाई, ऐसे जो भी जिसको भी पत्र लिखना है। इसमें पैराग्राफ में सीधे सीधे लिखा है कि छोटी बहन को पत्र लिखना है, तो आप समझ गए हो कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ या मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। तो ये आप ऊपर लिखोगे। उसके बाद जो आपको एड्रेस मैंने बता दिया कि आपको खुद ये समझना है कि नैना देसाई आप खुद बने हो, और वो पूरा एड्रेस लिख देना है, 101 गणेश गली औरंगाबाद। औरंगाबाद इतना होने के बाद मैंने बता दिया था कि ईमेल आईडी खाली आपको क्या करना है, अपने मन से लिखना है। तो ईमेल आईडी इस टाइप से आप लिखोगे अपने मन से, एबीसीडी और जैसे कि @XYZ और .com, यानी कि .gmail.com ऐसे लिखेंगे ईमेल आईडी तो भी चलेगा। इस प्रकार से मैंने बता दिया है कि अनौपचारिक लेटर में किस प्रकार का प्रारूप होता है। अभी हम लोग देखेंगे औपचारिक लेटर। अगर औपचारिक लेटर में आप अगर देखेंगे तो औपचारिक लेटर में मोस्ट ऑफ क्या आ जाता है कि आपके जो ऑफिशियल लेटर रहते हैं, यानी कि आपको स्कूल में लेटर भेजना है छुट्टियों के लिए, या पानी विभाग को पत्र लिखना है, यानी कि जल आपूर्ति के लिए कुछ लिखना रहेगा, या रोड पर कुछ काम चल रहा है तो इसके लिए आपको कंप्लेंट करनी रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस, या जो भी कचरे की दुर्गंध आ रही है, आप जहाँ पर भी रहते हो या स्कूल के नजदीक कचरे की दुर्गंध आ जाती है तो आरोग्य विभाग को आपको पत्र लिखना है। ये सारे टाइप के प्रश्न किसमें आ जाते हैं, औपचारिक पत्र लेखन में आ जाते हैं, ऑफिशियल लेटर में आ जाते हैं। तो इसका भी प्रारूप मैं चाहती हूँ कि स्क्रीनशॉट लो, तो आपको ये अच्छा इसमें खाली क्या क्या भरना है वो याद में रखेंगे तो आपको ये भी प्रारूप याद हो जाएगा, और आप उनके चॉइस से आप औपचारिक भी पत्र लिखने में एक्सपर्ट बन जाओगे और अनौपचारिक भी लिखने के लिए एक्सपर्ट बन जाओगे। इसके लिए भी आप अगर 3-3, 4-4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, जैसे कि मैंने बता दिया क्वेश्चन बैंक में 5-5 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें से भी आप अगर एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर ले, दूसरी कर ले, ऐसे हर सब्जेक्ट के सॉल्व करते रहोगे तो उसी में से आपको
प्रश्नों के उत्तर जरूर आ जाएंगे। उसी में से बोर्ड के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ज्यादा बाहर से कुछ आएगा नहीं। तो जितना प्रैक्टिस करोगे आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। तो औपचारिक लेटर में भी जैसे कि अनौपचारिक में हमने दिनांक लिखा, यहाँ पर भी वैसे ही दिनांक लिख देना है। दिनांक में क्या करना है, अगर एक दिया आज की तारीख लिखनी है, 2 लिखना है फरवरी, शब्द में लिखना है फरवरी और 2021, ऐसे आपको डेट लिखनी है। हिंदी मराठी तीनों लैंग्वेज में उस महीने का नाम लिखना रहता है और बाकी का सारा नंबर में आ जाता है। उसके बाद प्रति शब्द लिखना है, या सेवा में भी लिख सकते हैं, प्रति भी लिख सकते हो। प्रति लिखोगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि मराठी और हिंदी में दोनों भी एक ही लिखोगे तो याद रखने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर प्रति लिखोगे और प्रति लिखने के बाद जो आपको एड्रेस दिया रहेगा, वो एड्रेस यहाँ पर आपको पूरा के पूरा भर देना है। वो एड्रेस होने के बाद क्या करोगे आप, विषय यानी कि ये कंपलसरी आपको लिखना है। अगर सब्जेक्ट आप नहीं लिखोगे, विषय नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लेटर राइटिंग में स्टेप बाय स्टेप मैथ्स की तरह मार्क रहते हैं। अगर आपने एड्रेस अच्छे से लिखा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। विषय लिख दिया, खाली 1 लाइन का विषय लिखना रहता है, वो लिख दिया तो आपको उसका भी 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ में जितना भी आप लिखोगे वो 2 नंबर का मिलेगा, उसमें से 2 नंबर मिल जाएंगे। और लास्ट में आप एंड करोगे, एंड करते समय भी एक एड्रेस आपको लिखना है और आपके भाव दिए या भाव दिया वो आपको लिखना है। वो कंप्लीट लिखने के बाद आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर 5 नंबर के प्रश्न 5 स्टेप खाली लिखोगे तो उसके लिए मिल जाएंगे। अगर आप एड्रेस ठीक तरह से नहीं लिखेंगे नंबर कट हो जाएंगे। औपचारिक लेटर दिया है और सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो नंबर कट हो जाएगा। और अनौपचारिक लेटर दिया और उसमें अगर सब्जेक्ट लिखा है यानी कि विषय लिखा तो वहां पर भी आपको नंबर कट हो जाएंगे। जहां पर लिखना है वहां पर ही उसी प्रारूप से आपको भरना है। कहीं पर भी अपने मन से कुछ भी करोगे, अनौपचारिक लेटर में विषय लिखने के लिए जाओगे तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो विषय जो रहता है, वो जो सब्जेक्ट रहता है, वो आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है तो क्वेश्चन पेपर में से ही आपको देखकर उसको करना है। और बाद में अगर देखा जाएगा तो संदर्भ, संदर्भ मतलब मैंने बता दिया है कि प्रस्तावना में थोड़ा सा लिखोगे कि किसके बारे में आप पत्र लिखे। संदर्भ यानी कि विषय ही खाली लिखो, संदर्भ में यहाँ पर कुछ भी मत लिखो। विषय होने के बाद सीधे महोदय लिख देना है। और यहाँ पर विषय विवेचन में पैराग्राफ करके आपको कम से कम 3 पैराग्राफ में पत्र लेखन लिखना है। पत्र लेखन लिखकर कंप्लीट होने के बाद भाव दिए या भाव दिया, और यहाँ पर अगर आपको एड्रेस दिया रहेगा तो एड्रेस डालना है, नहीं डाला दिया रहेगा आप खुद एड्रेस बनाकर डालोगे और ईमेल आईडी भी दे दोगे। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ आपको एड्रेस दिया जाता है और उसी एड्रेस से आपको क्या करना रहता है, पत्र लिखना रहता है। ये भी देखो, ये भी स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। यहाँ पर इस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है कि व्यवस्थापक भूषण औषधालय मिरज घरेलू औषधियों की मांग करने वाला पत्र है। नेता नितिन चौधरी 22 गांधी मार्ग नेताजी नगर सोलापुर। इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है आपको परीक्षा में। अगर तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा अच्छे से पढ़ लेना है और खुद को समझ लेना है कि मैं कौन हूँ, नीता या नितिन चौधरी हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ, सोलापुर में रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है। ऐसे आपको समझ लेना है। मुझे पत्र किसको लिखना है, व्यवस्थापक भूषण औषधालय मीरज, इनको पत्र लिखना है। पत्र किस लिए लिखना है, पत्र का विषय क्या है, विषय मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में से ही आपको ढूंढकर लिखना है। तो घरेलू औषधियों की मांग करने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो आप सीधे क्वेश्चन इसमें लिखोगे विषय में कि घरेलू औषधियों की औषधियां मंगाना, इतना ही लिखोगे और इन्वर्टेड कॉमा यानी कि सॉरी डंडा लगा दोगे तो विषय कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। ऐसी बात यहाँ पर हो जाती है। इतना ये प्रश्न होने के बाद आप सीधे प्रश्नों का उत्तर लिखते समय औपचारिक लेटर में, ऑफिशियल लेटर में ऐसे करोगे कि दिनांक लिखोगे। उसके बाद मैंने बता दिया है कि प्रति करना है, प्रति लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा देना है। उसके बाद व्यवस्थापक भूषण अग्रवाल भूषण औषधालय मिरज, ये ऑलरेडी आपको एड्रेस दिया है, वो एड्रेस जैसे कि वैसे आपको यहाँ पर खाली नीचे उतार देना है। विषय भी देखेंगे तो वो भी क्वेश्चन में है, घरेलू औषधियों की मांग करने वाला पत्र, ऐसे लिखेंगे तो भी राइट है। घरेलू औषधियां मंगाना, इतना ही लिखोगे तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर राइट है। उसके बाद क्या करोगे, महोदय लिखोगे, ये कभी भी भूलना नहीं। जैसे कि इंग्लिश में लिखते हो रिस्पेक्टेड सर, वैसे क्या करते हो मराठी में या हिंदी में महोदय शब्द लिखना, इन्वर्टेड कॉमा मारना और पत्र लिखना स्टार्ट करना। पत्र लिखते समय क्या लिखोगे, मैं गत कई वर्षों से आपके औषधियों का ग्राहक हूँ, आपका निम्नलिखित औषधियां भेजने का कष्ट करें। सीधे यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, ये किया है, औषधों की लिस्ट बना दी है। लेकिन प्रस्तावना में और भी आप 2-4 लाइन का लिख सकते हैं कि हम हर साल अपनी नर्सरी के लिए ये मंगाते हैं, पौधे मंगाते हैं अलग अलग प्रकार के, या घरेलू उत्पादन के लिए भी हम लोग औषधियाँ
उनकी वनस्पति आपके नर्सरी से खरीदते हैं हर साल। तो इस बार भी हम लोग क्या चाहते हो, इसी प्रकार से अलग अलग टाइप के हमें औषधियाँ चाहिए, और जो भी औषधियों का पैसा रहेगा, जो भी बिल रहेगा, हम क्या करेंगे, आपको एटीएम यानी कि पेटीएम से हम दे सकते हैं। यानी कि पहले बोला जाता था कि डिमांड ड्राफ्ट से देंगे, लेकिन अभी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 2 मिनट में करेंगे। आपका खाली माल अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप जो भी औषधियाँ भेजेंगे वो पेड़ सब अच्छे होने चाहिए। यानी कि इस प्रकार से प्रस्तावना में लिखोगे, बाद में लिस्ट ऐसे बनाओगे। अगर पुस्तकों का है तो पुस्तकों की लिस्ट आएगी, क्रीड़ा साहित्य रहेगा तो खेल के सामान की लिस्ट आ जाएगी। यानी कि किस टाइप का सामान मंगवाना है उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके बाद भावदीय लिखोगे, नितिन चौधरी, यानी कि ये पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया है, देखो मैंने बता दिया, ये नितिन चौधरी आप खुद बने हो ऐसे समझना है, और आपको इसका उत्तर करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो नितिन चौधरी 22 गांधी मार्ग और नेताजी नगर सोलापुर, इस टाइप का आपका यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। तो इस एड्रेस से आप क्या करोगे, लास्ट में पत्र पूरा कंप्लीट होने के बाद इससे यहाँ पर आप ऐसे उसका भाव दिए करके इन्वर्टेड कॉमा मारोगे और पूरा पूरा एड्रेस यहाँ लिखोगे। एड्रेस कंप्लीट होने के बाद ईमेल आईडी लिखना भूलना नहीं है। ईमेल आईडी नहीं दिया जाता है, वो आप खुद अपने मन से लिखोगे। इस टाइप से इसका प्रश्न का उत्तर आपको करना रहेगा। इस टाइप से भी प्रश्न पेपर में आपको, बोर्ड के पेपर में इस टाइप के भी प्रश्न आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी देखो एक स्क्रीन शेयर मैंने किया है, उसमें पत्र लेखन में 2 क्वेश्चन आए हैं। बोर्ड के पेपर में आपको भी इसी टाइप से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 में से आपको तय करना है कि मुझे औपचारिक लेटर लिखना है कि अनौपचारिक लेटर लिखना है, और उस हिसाब से आपको 2 क्वेश्चन में से एक पत्र लिखने के लिए चॉइस करना है। यहाँ पर भी देखो, रोहन राधिका यादव, सहकार नगर पुणे, सहकार नगर पुणे से अपने बड़े भाई का महाराष्ट्र राज्य की कबड्डी टीम में चयन होने पर बधाई पत्र लिखता लिखती है। यानी कि इस टाइप का पहला प्रश्न दिया है, उसको अथवा दिया है, और एक नाम का और एक क्वेश्चन दिया है। तो और में आपको क्या करना है, अगर देखेंगे तो बाल विकास बुक सेंटर चिंचवड़ पुणे, यानी कि यहाँ पर भी एड्रेस दिया है। 70% मूल्य में उपलब्ध हिंदी शब्दकोश, हिंदी कहानियां, हिंदी व्याकरण पुस्तक, हिंदी कविता संग्रह, उपयुक्त विज्ञापन पढ़कर मानव मानवी कोकाटे, रटनीस पिंपरी पुणे 17 से पुस्तकों की मांग करते हुए पत्र लिखता लिखती है। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर से के पहले का एड्रेस मैंने बता दिया है कि वो आपका एड्रेस रहेगा। यानी कि खुद आप मानव या मानवी बने हो ऐसे ऐसे समझना है, और आपको पुस्तकें मंगवानी है। तो पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको बुक सेंटर का नाम ऑलरेडी दिया है ऊपर, बाल विकास बुक सेंटर चिंचवड़ पुणे, ये वाला जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस से आप क्या करोगे, पुस्तकें मंगाओगे। यहाँ पर एड्रेस भी दिया है, उसके बाद विषय भी यहाँ से ही आपको लिख देना है। खाली उस मैंने बता दिया है कि औपचारिक लेटर में क्या प्रारूप है, अनौपचारिक लेटर में क्या प्रारूप है। वो एक बार आपके बाय हार्ट हो गया तो बिना प्रैक्टिस के, यानी कि बिना देखे आप सीधे सीधे पत्र का ढांचा अगर समझ गया तो उसका उत्तर करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए, जो पहला प्रश्न आपको दिया था कि बड़े भाई साहब को क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रश्न दिया था कि बड़े भाई साहब क्या दिया है प्रश्न, कबड्डी में चयन हो गया है, यानी कि कबड्डी खेलने के लिए उनका सिलेक्शन हो गया है, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। तो ये अनौपचारिक लेटर है। तो सबसे पहले आप दिनांक लिखोगे, उसके बाद आदरणीय भाई साहब, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा मारोगे, और इसमें क्या करोगे, सादर चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं, सप्रेम नमस्ते भी लिख सकते हो। इस टाइप से यहाँ पर लिखोगे, और बाद में इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या करोगे, फुल स्टॉप यानी कि डंडा लगाओगे, और उसके बाद सीधे पत्र लिखना स्टार्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पर प्रस्तावना में लिखा है, भाई साहब आपका पत्र मिला, पढ़कर अपार खुशी हुई। पत्र से ज्ञात हुआ कि आपने विद्यालय में महाराष्ट्र राज्य की कबड्डी टीम में शामिल किए गए हो। मिलते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वैसे तो व्यक्ति खेल में करियर के रूप में अगर चुन सकता है, किंतु घर वालों की हार्दिक इच्छा है कि साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दे। माता पिता के आशीर्वाद के साथ, यानी कि इस टाइप से उन्होंने यहाँ पर पत्र लिखा है, सफलता के लिए बधाई स्वीकार करें। छात्रावास में अपने रूममेट से भी मेरा प्रणाम कहिएगा। इस सफलता के लिए एक बार फिर से बधाई। पत्र पत्र दीजिए आपका छोटा भाई, यानी कि ये इतना ही उन्होंने पत्र लिखा है। यानी कि अपने बड़े भाई का जब सिलेक्शन कबड्डी में हो गया है तो उनको बधाई देने के लिए इस टाइप का उन्होंने पत्र लिखा है, और लास्ट में सीधे लिख दिया है कि आपका छोटा भाई
रोहन यानी कि जो आपको एड्रेस दिया गया था उसी में से आपको एड्रेस लिख देना है, सहकार नगर पुणे, और फिर मैंने बता दिया कि ईमेल आईडी खुद आपको बनानी है। इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइप का प्रश्न आपको अनौपचारिक लेटर में इस टाइप से आ सकता है। दूसरा प्रश्न अगर देखा जाएगा तो औपचारिक लेटर के लिए आ गया है। औपचारिक लेटर में यहाँ पर ऑलरेडी एड्रेस दिया है, वो भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसका उत्तर आपको करना है। अनौपचारिक लेटर हमने देखा, तो औपचारिक लेटर में भी दिनांक लिख देनी है। मैंने जो प्रारूप दिखाया था उसी प्रारूप में खाली उत्तर डालने हैं, जैसे प्रति लिखना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा करोगे, उसके बाद लिखोगे कि मानवीय व्यवस्थापक, उसके बाद बाल विकास बुक सेंटर जो एड्रेस आपको ऑलरेडी दिया है, उसके बाद चिंचवड पुणे विषय पुस्तकों की मांग करने के लिए, यानी कि पूरा एड्रेस कंप्लीट होने के बाद पूरा बड़ा फुल स्टॉप लगाओगे, डंडा लगाओगे, और वो कंप्लीट होने के बाद क्या करोगे, विषय लिखोगे जो कि आपके किसमें रहेगा, पत्र में लिखा रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट रहेगा। उसी क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चन में से आपको विषय लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, अपने मन से लिखना नहीं है। तो यहाँ पर विषय लिखते समय यही लिखोगे कि पुस्तकें मंगाना, और बाद में महोदय शब्द बिना भूले लिख देना है। महोदय होने के बाद आप सच में पैराग्राफ बनाकर क्वेश्चन का आंसर लिखना आपने स्टार्ट किया है। उसके बाद आप थोड़ी प्रस्तावना में लिखोगे कि हमें पुस्तकें आपके यहाँ से ही चाहिए, हमने आपका विज्ञापन पढ़ा, तो आपके यहाँ से हम इतनी सारी प्रतियां खरीदने वाले हैं, तो हमें 30% छूट भी, आपका ऐड हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि वो ऐड की तरह उन्होंने लिखा था ना, ये सब हम देने वाले हैं। तो हिंदी शब्दकोश है उनके दुकान में, और न जाने क्या है, हिंदी कहानियां है, हिंदी व्याकरण की पुस्तकें हैं, ये सारा हमने आपका विज्ञापन में देख लिया था, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके दुकान से ही पुस्तकें खरीदें। और इसके लिए हमने इस प्रकार की लिस्ट बनाई है, पुस्तकों के नाम लिख देना, और जो पुस्तक दिए हैं वो हिंदी शब्दकोश, उसके बाद अगर लिखोगे कि 20 प्रत तो भी चलेगा, यानी कि 20 नग लिखोगे। हिंदी कहानियां कितनी किताबें चाहिए, 2 डजन चाहिए, ऐसे आगे नंबर भी डालेंगे तो भी चलेगा। और लास्ट में ये भी ना भूले लिखोगे कि इस पत्र के साथ ही ₹500 का पोस्टल ऑर्डर भेज रहा हूँ, पुस्तकों को मिलते ही पुस्तकों को आप कुरियर से निम्नलिखित पते पर भेज देने का कष्ट करें। ऐसे आप लिखोगे। 500 की जगह ज्यादा किताबें मंगाए हैं तो 5000 भी आप लिख सकते हैं। 500 बहुत कम हो जाएगा, इतनी सारी किताबें तो 500 रुपए में आएगी नहीं, इसीलिए थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना और ज्यादा प्राइस लिख देना। और बाद में यहाँ पर क्या लिखना है, उनको ये बिना भूले लिख देना है कि आप जो भी किताबें कुरियर से भेजेंगे वो निम्नलिखित पते पर भेजने का कष्ट करें। इस लास्ट की लाइन आनी ही आनी चाहिए। उसके बाद फिर लिखोगे भाव दिया या भाव दिया लिखोगे, और अपना नाम जो लिखना है आपको, मानव कोकाटे, रहाटनी पिंपरी पुणे 411017, और लास्ट में मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी लिख देना है। इस प्रकार से पत्र लेखन का प्रारूप आज हम लोगों ने देख लिया है। औपचारिक और अनौपचारिक लेटर दोनों प्रकार के देखे। मैं चाहती हूँ कि आप अपने होमवर्क के रूप में अगर क्वेश्चन बैंक में से 4-4 5 लेटर लिखोगे तो मुझे लगता है अच्छे नंबर मिलेंगे, और वही लेटर आपको परीक्षा में आ जाएंगे। जिन्होंने 21 खरीदा है, 21 के अंदर भी बहुत सारे हैं लेटर आपको दिए हुए हैं, तथा आपके उपयोजित लेखन के जो भी हर पार्ट है आपका हिंदी का, तो हर पार्ट में उपयोजित लेखन करके एक एक कृति दी है। अगर देखा जाएगा तो मेरे स्कूल के बच्चों के निबंध कम से कम 24 हो गए हैं, क्योंकि हर लेसन में एक उपयोजित लेखन दिया ही दिया है। और बाहर से हम लोगों ने दिए हुए वो कुल मिलाकर पकड़कर आपको 24 निबंध तो आराम से हो जाएंगे, क्योंकि हर पाठ के पीछे एक तो गद्याकलन दिया है, नहीं तो कथा लेखन दिया है, विज्ञापन दिया है, नहीं तो निबंध दिया है। कुछ ना कुछ आपको भाषा बिंदु के रूप में या उपयोजित लेखन ऐसे लिखकर इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने नहीं सॉल्व किए हैं तो कृपया करके जल्दी से जल्दी टाइम लगाकर आप सॉल्व करेंगे। तो हिंदी का 80 नंबर का पेपर जो आपका है उसमें से आपकी 50 मार्क्स की तो पढ़ाई अच्छे से हो गई है। आपको खाली 20 या 30 नंबर की पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आपको खाली प्रैक्टिस करते रहना है, तो आपको जरूर अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर मैंने जो आज पढ़ाया है उसमें से कुछ अगर पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं आप। तो मैं समझूंगी कि आपने अच्छे से मेरा सेशन देख लिया है, और नेक्स्ट टाइम मैं और कुछ अच्छा देने की कोशिश करूंगी। तो आप मुझे बताइए अगर कुछ समझ में नहीं आया है। आपका ये मोस्ट ऑफ रिपीट भी है। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
बिना डरे आप पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे टाइप का आ जाएगा तो टीचर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम मेरा लेक्चर रहेगा तब पूछेंगे तो भी चलेगा। आपको पढ़ाया हुआ अच्छा तो लगा क्या नहीं, वो तो बोल सकते हो। अच्छा हाँ लगा। बच्चों, आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा टीचर। हाँ मैडम, अपना माइक ऑन कीजिए। मैडम मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैडम, अपना माइक ऑन कीजिए। मेगा मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। मेगा मैडम, मेगा मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। मेगा मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। मेगा मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ बोलिए सर। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए। मैम जो आपने तीसरा लेटर बताया था उसमें जो से पहले एड्रेस लिखा हुआ था, हाँ हाँ उसको वो लेटर लिखने वाले का एड्रेस रहता है ना? क्या पूछ रहे हैं आप? जो आपने तीसरा जो अनौपचारिक जो बहन को पत्र लिख रहा था वो अपने। हाँ छोटी हाँ बहन को। यही। हाँ हाँ। यही यही। तो इसमें इसमें ये पुणे में रहने वाली, मतलब पुणे का कहीं नहीं करना है पुणे का उल्लेख? कर सकते हैं ना, यहाँ पर लिखा है ना। अब पुणे का उल्लेख आपको जरूर करना है, यानी कि आपको ऐसे समझ लेना है कि वो दूर आपसे रहती है। तो आपको पुणे का उल्लेख भी करने की ऐसी कुछ जरूरत नहीं, लेकिन आपको ऐसे समझना है वो आपके साथ में नहीं रहती है, आपकी बहन होते हुए वो कहीं दूर रहती है। तो वैसे हाँ, समझ कर आपको कल्पना करके आपको पत्र लिखना है। लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कि आपके वाक्य रचना से ही पता चलता है कि आप छात्रावास में रहती हो। छात्रावास मतलब क्या है? हॉस्टल है, वो कहीं मैंने दूर हॉस्टल में मैम रहती मैम मैम है। इसमें इसमें देखिए लिखा हुआ है ना कि हाँ विद्या सदन छात्रावास पुणे में। तो पुणे हाँ लिखना जरूर, पुणे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे तो बेटर है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि छात्रावास है तो वो हॉस्टल में रहती है, वो अपने आप समझ में आ जाता है। कल्पना करके ही पता चलेगा कि दोनों छोटे भाई या बहन साथ में नहीं रहते हैं। ऐसे कल्पना करके ही आपको पत्र लिखना है, लिखेंगे तो और बेटर है। मार्क्स तो नहीं अभिषेक, कटेगा? नहीं नहीं, नंबर नहीं आपके कटेंगे। ओके मैम। अभिषेक पूछो बेटा। अभिषेक अपना माइक ऑन करो। अभिषेक अपना माइक ऑन करो बेटा, पूछो। टीचर ईमेल जो रहता है, ईमेल अपना ईमेल लिखेंगे एबीसीडी लिखेंगे उसमें? अपना ईमेल लिखेंगे तो भी कुछ गलत नहीं है, ABCD करके @gmail.com ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ईमेल आईडी किस टाइप से लिखते हैं। जैसे कि ABC लिखा है, @ लिखा है, उसके बाद अगर बड़ा सा नाम लिखेंगे, नंबर देंगे तो भी चलेगा। उतने डिजिट का, उतने नंबर का होना चाहिए, लास्ट में @gmail.com इतना होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तभी तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ईमेल आईडी है। थैंक यू टीचर। नीरज पूछो। मिस, हाँ बोलिए। औपचारिक पत्र में लाइन कहाँ कहाँ छोड़ते हैं? मोस्ट ऑफ अगर देखा जाएगा तो औपचारिक लेटर में अगर आप देखेंगे तो मैंने बता दिया है कि दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, दिनांक होने के बाद एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद प्रति होने के बाद पूरा एड्रेस अच्छे से लिख देना है, और तुरंत आपको क्या करना है, विषय लिखना है। आए समझ में? ये एड्रेस पूरा कंप्लीट होने के बाद एक लाइन छोड़ो और विषय लिखो। विषय लिखने के बाद संदर्भ, संदर्भ लिखना नहीं है, सीधे महोदय करके आप लाइन भी जरा भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद सीधे उत्तर लिखना स्टार्ट करोगे। खाली दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ोगे, और एड्रेस कंप्लीट होने के बाद, प्रति होने के बाद जो एड्रेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लाइन छोड़ोगे और सीधे विषय लिखोगे। और ये सारा आपके रेड लाइन के समास के बाजू में ही होना चाहिए, यहाँ वहां कहीं भी लिखोगे नहीं। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो।
और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों? धन्यवाद मैडम। हाँ, थैंक यू सर जी। और बच्चे जो भी ऑनलाइन में आज आ गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने क्वेश्चन सुने, ताकि मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छे से सेशन देखते हो। तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम का हमारा जो लेक्चर हो जाएगा वो मैं और बेटर करूँ, और मैं अच्छे से आपको और नंबर प्राप्त करने के लिए गद्य आकलन या रचना विभाग में से हम लोग ज्यादातर ये करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम लेक्चर में आप जरूर मिलिए। आपके दोस्त जो भी आज नहीं है उनको भी बोलिए, बीएमसी बहुत अच्छा आपको मौका दे रही है कि अच्छा रिविजन करके आपको लिया जा रहा है। इसके पहले के बैच का भी इतना नहीं किया था, तो आप बहुत लकी हो। इसके लिए उसका फायदा लो और अच्छे से सेशन में जुड़ जाइए और पढ़ाई कर लो अच्छे से, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। चलिए बाय। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद।